3.4.5 extracting metal towards the top of activity series. The metals high up in the reactivity series are very reactive. जो metals सबसे ऊपर पाए जाते हैं reactivity series में वो काफ़ी reactive होते हैं. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. ये केवल कार्बन के साथ हीट करने से हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. ये कार्बन इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव हैं. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. Affinity का मतलब आप पाने की इच्छा समझ सकते हैं या फिर पकड़ कर रखने की कैपेसिटी समझ सकते हैं. कार्बन जितनी मजबूती से ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा उससे ज्यादा मजबूती से ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये सारे पकड़ के रखेंगे. सो कार्बन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है इन हाई ऑर्डर रिएक्टिविटी मेटल्स से. तो इस केस में कार्बन ऑक्सीजन लूज कर जाता है और ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं जिस कारण हमें प्योर मेटल नहीं मिल पाता. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by electrolysis of their molten chlorides. हम इन मेटल्स को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से अलग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं. द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप के मेटल्स हैं हम उनके क्लोराइड लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं. तो जो मेटल है प्योर मेटल वो हमें कैथोड पे मिलेगा जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और जो क्लोरीन है मेटल क्लोराइड में वो हमें एनोड पे मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे. और यहाँ NaCl का एक दिखाया गया है रिएक्शन. कैथोड पे हमें सोडियम मेटल मिलेगा, प्योर सोडियम मेटल, और एनोड पे हमें क्लोरीन मिलेगा. सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसी तरह एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है. आगे है सेक्शन 3.4.6 रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. The metals produced by various reduction processes described above are not very pure. ऊपर जो प्रोसेसेस हमने किए प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा प्योर नहीं होते और इन्हें रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है. आगे हम इसी प्रोसेस के बारे में देखेंगे. दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स. इनके अंदर इम्प्योरिटी होती है जो कि प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हटानी जरूरी है. द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. मेटल को रिफाइन करने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज्ड मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. आइए फटाफट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है क्या. मेनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली. ये कुछ मेटल्स के नाम है जो कि इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किए जाते हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, निकल, टिन, गोल्ड. इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मिड द एनोड एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मिड द कैथोड. इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल है उसे एनोड बनाया जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मिड कैथोड. और उसी का एक प्योर मेटल स्ट्रिप लेंगे और उसे हम कैथोड बनाएंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. और सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. और उसी मेटल के सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जाता है जो सॉल्यूशन यहाँ पे होता है. द apparatus इज सेटअप एज शोन इन फिगर 3.12. और इस तरह का एक apparatus बनाएंगे. ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट. और जब हम इस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड से प्योर मेटल घुल के इस इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ जमा होगा. एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड एट कैथोड. और यहाँ से डिसॉल्व करने के बाद ये कैथोड के पास यहाँ जमा होगा. द सॉल्युबल इम्प्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड. जो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल है वो सॉल्यूशन में रह जाती हैं और जो सॉल्युबल नहीं है वो एनोड मड के रूप में एनोड के नीचे ये जमा हो जाती हैं. आगे है 3.5 कोरोजन. यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1. कोरोजन के बारे में हमने चैप्टर 1 में थोड़ा सा पढ़ा था. द सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. चांदी की कुछ चीजें काली पड़ जाती हैं अगर उन्हें खुले हवा में छोड़ दिया जाता है तो. दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ऐसा होता है इसलिए क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती हैं जिस कारण वो काली हो जाती हैं. कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ग्रीन कोट. कॉपर हमारा मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक ग्रीन कोटिंग चढ़ा लेता है अपने ऊपर और अपना ब्राउन कलर लूज कर देता है. दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट. और इस हरे परत को हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं. Iron when exposed to moist air for long time acquires a coating of brown flaky substance called rust. और रस्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं. आयरन जब रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से तो एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनाता है जिसे रस्ट कहते हैं. लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच द आयरन रस्ट. अब हम आयरन के रस्टिंग की कंडीशन को पता करेंगे. एक्टिविटी 3.14.
टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। हमें इस तरह के 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उसमें साफ आयरन नेल्स डालने हैं। लेबल दीज टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी, और इन टेस्ट ट्यूब के नाम रख देंगे हम ए बी और सी। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कॉर्क इट। टेस्ट ट्यूब ए में कुछ पानी डालकर इसे इस तरह कॉर्क से बंद कर दीजिए। पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट। इसमें हम उबला हुआ डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ऑयल, और इसे इस तरह कॉर्क से बंद कर देंगे। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी। यहाँ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है बिना पानी वाला, और इसे बंद कर देना है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इफ एनी फ्रॉम द एयर। इसमें से मॉइस्चर को पूरी तरह से हमने हटा दिया। लीव दिस टेस्ट ट्यूब्स फॉर फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। कुछ दिन तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद आप पता चलेगा कि किस में रस्टिंग हुआ या नहीं हुआ। यहाँ हमने ऑयल को डाला है एयर से कॉन्टेक्ट को ब्लॉक करने के लिए। You will observe that the iron nail rust in test tube A। आपको पता चलेगा कि आयरन जो टेस्ट ट्यूब A में है वो रस्ट किया, but they do not rust in test tube B and C। लेकिन B और C में ये रस्ट नहीं किया क्योंकि एयर का ब्लॉकेज है। यहाँ पे एयर था ही नहीं, यहाँ पे तो वाटर भी नहीं था, और यहाँ पे एयर का कॉन्टेक्ट ब्लॉक किया गया है इस सॉल्यूशन में। In the test tube A, the nails are exposed to both air and water. In test tube B, the nails are exposed only to water, and in test tube C are exposed to dry air। टेस्ट ट्यूब A में ये वाटर और ऑक्सीजन दोनों के कांटेक्ट में है, टेस्ट ट्यूब B में ये केवल वाटर के कांटेक्ट में है, और टेस्ट ट्यूब C में ये केवल ड्राई एयर के कांटेक्ट में है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। What does this tell about condition under which iron articles rust? तो ये हमें बताता है कि आयरन रस्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन दोनों की ही प्रेजेंस में। 3.5.1 प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह कोरोजन से बचा जा सकता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। तो आयरन को रस्ट होने से आप बचा सकते हैं इन चीजों को पेंट करके, उनके सरफेस पे ऑयल लगा के, उनके सरफेस पे ग्रीस लगा के। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है जो कि आप आगे पढ़िएगा। क्रोम प्लेटिंग क्रोमियम का प्लेटिंग होता है आयरन के सरफेस पे जिससे वो रस्ट नहीं करते हैं। एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज, तो ये सारे प्रोसेस है जिससे आप बचा सकते हैं आयरन को कोरोजन से। गैल्वेनाइजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है और वो वाटर से या फिर एयर से रिएक्ट नहीं कर पाता और रस्ट नहीं होता। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कैन यू रीजन आउट वाई? जिन मेटल्स को गैल्वेनाइज कर दिया जाता है उसकी कोटिंग हटने के बाद भी रस्ट नहीं होते, इसका कारण आपको ढूंढना है। अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल को उसका अलॉय बनाना, उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। हम अपने मेटल में जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहते हैं उस तरह की प्रॉपर्टी पा सकते हैं उसका अलॉय बना के। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। उदाहरण के तौर पर आयरन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेटल है, बट इट इज नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। लेकिन आयरन को कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं किया जाता है। दिस इज बिकॉज द प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजिली व्हेन हॉट। इसका कारण है कि आयरन प्योर फॉर्म में काफी सॉफ्ट होता है और गर्म करके उसे आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है। बट इफ इट इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.05%, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर उसमें 0.05% कार्बन अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो हार्ड हो जाता है और हमारे काम के लायक बनता है। When iron is mixed with nickel and chromium, we get the stainless steel. Stainless steel में 3 चीजें होंगी, निकल, क्रोमियम और आयरन, which is hard and does not rust. और आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं करता। तो ये मेटल के एलॉय बनाने के फायदे हुए। Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties change. तो अगर आप आयरन को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंसेस। वास्तव में किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को बदला जा सकता है उसका एलॉय बना के। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल। जो सब्सटेंस मेटल में ऐड किया जाएगा उसका एलॉय बनाने के लिए वो एक मेटल भी हो सकता है, वो एक नॉन मेटल भी हो सकता है। द एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल और नॉन मेटल। एलॉय का ये डेफिनेशन है कि एलॉय किसी 2 मेटल्स को मिलाकर बनाया जा सकता है या फिर 2 या 2 से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिलाकर बनाया जा सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर मेटल इन इट्स डेफिनिट प्रोपोर्शंस। इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। पहले जिस मेटल का एलॉय बनाना है उसे आप मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
और उसमें एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में जो दूसरा मेटल या नॉन मेटल ऐड करना है उसे हम मिलाते हैं। यहाँ प्रोपोर्शन काफी मायने रखता है। अगर आप गलत प्रोपोर्शन में मिला देंगे तो मेटल हमारे काम का नहीं रह जाएगा। और डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद हम उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं। If one of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam. अगर किसी भी alloy में मरकरी को काम में लिया गया है तो उससे हम मरकरी का amalgam कहते हैं। The electrical conductivity and melting point of alloy is less than pure metal. Pure metal से alloy की reactivity या फिर melting point कम होती है। For example, brass and alloy of copper and zinc and bronze and alloy of copper and tin are not good conductors of electricity. ये एलॉय जिंक और ब्रोंज इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। whereas कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जहाँ की कॉपर को इस्तेमाल में लिया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए, जो कि हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ फर्क देख सकते हैं। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लीड एंड टीन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। सोल्डर जो कि एक एलॉय है लीड और टीन का, जिसको इस्तेमाल में लिया जाता है आपको वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स का, उसकी लो रिएक्टिविटी के कारण। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगली वीडियो में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जो कि है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज दिव्यम सिंह साइनिंग ऑफ। एज ऑलवेज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।